जो हम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम, ये एक्चुअली में सियासी निज़ाम यूके को मिला कैसे, ठीक है, ये कैसे यानी यहाँ तक पहुँचा या कॉन्स्टिट्यूशन तक बात कैसे पहुँची, तो उस बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, यानी पस मंज़र देखेंगे, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूके जो है एक्चुअली में क्या है, ठीक है। अब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो बहुत से लोग यूके या इंग्लैंड जो है उसको समझते हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक्चुअली में यूके है, हालांकि ऐसा नहीं, ठीक है। बल्कि यूके जो है एक्चुअली में ये 4 स्टेट्स जो हैं इससे मिलके एक यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है, जिसमें इंग्लैंड जो है वो सिर्फ एक स्टेट है, ठीक है। इंग्लैंड एक सेपरेट कंट्री नहीं बल्कि सिर्फ एक स्टेट है। वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये जो 4 जो है स्टेट्स हैं ये मिलती हैं, तो 4 स्टेट्स मिलके क्या बनाती हैं जी, यूके या यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन या जिसे बरतानिया कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप सामने इस पिक्चर के अंदर देखें तो आपको समझ आएगी कि जो यूके या ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं वो क्या है, कि उसके अंदर इंग्लैंड जो है ये एक शामिल है, एक स्टेट है, वेल्स दूसरी स्टेट है, स्कॉटलैंड तीसरी स्टेट है और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये चौथी स्टेट है। ये चारों मिलके बनाते हैं यूके या यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइट हुए हुए हैं किंगडम्स। अब ये जो है ये आयरलैंड जो है, साउथर्न आयरलैंड या सिंपल आयरलैंड है, इसको किंगडम ऑफ आयरलैंड कहा जाता है। ये सेपरेट एक आज़ाद मुल्क है, ठीक है, ये यूके का हिस्सा नहीं। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये मिलके बनाती हैं यूके या यूनाइटेड किंगडम, और इनका जो कैपिटल है वो है जी लंदन, ठीक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यूके जो है वो कौन सी स्टेट है, तो यूनिटरी स्टेट जो है वो यूके है। यूनिटरी स्टेट कौन सी होती है, वहदानी रियासत। वहदानी कौन सी है, वहदानी से मुराद ये है कि जिसके अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे के पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लागू किया हुआ हो। वहाँ पे जो स्टेट्स हैं या जिनको हम सूबे कहते हैं उनको जो है वो सेपरेटली अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की इजाज़त ना हो, या वो बिल्कुल थोड़ी बहुत जो है वो अमेंडमेंट कर सकें या कॉन्स्टिट्यूशंस बना सकें, इसके अलावा उन्हें इजाज़त नहीं होती। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लागू होता है, ठीक है, और असम्बलीज लॉज पास नहीं करती। तो जैसे अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, फेडरल कंट्री है, और आपने सुना होगा 18वीं तरमीम का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो उसके तहत जो है वो हमारे जो सूबे हैं, प्रोविंसेस, वो इंडिपेंडेंट है। तो हर कोई जो है वो अपने अपने लॉज भी बनाता है, असम्बलीज उनकी लॉज पास करती हैं। लेकिन जो यूनिटरी स्टेट है वहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं, वहाँ पे एक ही जो है वो सेंटर होता है, एक ही मरकज़ है, और वही जो लॉज बनाएगा वही चलेंगे और सारे का सारा मरकज़ के तहत होगा। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं जी PMS की, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस वगैरह, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही जो है सर्विस होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है स्टेट कौन से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है, तो उसमें हम बात करेंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है जी। कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि आइनी बादशाहत है यहाँ पे। अब बादशाहत भी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें शामिल है, यानी कि एक ब्लेंड कर दिया, एक मिक्सचर बना दिया यूके के एक सिस्टम को, कि वहाँ पे बादशाहत भी मौजूद है और उस बादशाहत को साथ में आइनी जगह दे दी, आइन के अंदर एक स्पेस दे दी। तो उस तरह क्या हो गया, आइनी बादशाहत होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। नॉर्मली दुनिया के अंदर या तो डेमोक्रेसी है या मोनार्की है या एरिस्टोक्रेसी, जिस तरह भी, यानी कि डिफरेंट जो निज़ाम है उनमें से ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में यूके जो है वो हम जानते हैं बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। लेकिन इससे पहले अगर 17th और 18th सेंचुरी की बात की जाए तो 17th और 18th सेंचुरी के अंदर यूके इससे भी ज़्यादा पावरफुल था, खास करके जब कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी अपनाई यूके ने, ठीक है, या जो यूरोप के अंदर जो नेशंस थी उन्होंने, खास करके हॉलैंड ने, फ्रांस ने, तो उन्होंने क्या किया, जो दूर दराज के छोटे छोटे ममालिक थे वहाँ पर जाके उन्होंने कब्जा कर लिया और इस तरह उनकी जो है कॉलोनीज़ वहाँ पे छोटी छोटी बना ली। अब जैसे यूके है तो एक हिंदुस्तान भी जो है उसमें से एक हम भी उनका जो है वो एक डोमिनियन स्टेटस बाद में मिला, लेकिन उससे पहले हम भी उनकी एक कॉलोनी थे, ठीक हो गया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने क्या किया जी, वहाँ पे कॉलोनीज बनाई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 1688 का, 1668 में जो एक तरक्की स्टार्ट हुई, एक मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मशीनों ने काम करना स्टार्ट किया इंसानों को रिप्लेस करके, तो वो भी सबसे पहले यूके से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर, ठीक है, जो मॉडर्न वर्ल्ड भी मौजूद है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रोग्रेस सबसे पहले की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तो वो यूके ही है, यानी यूनाइटेड किंगडम है। पहले तो बहुत बड़ा था लेकिन ऑब्वियसली अब 4 ही स्टेट्स इसकी बची हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो कॉलोनीज़ हैं वो भी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया भी आज़ाद हो गए, ठीक है। अब अगर बात करें इनके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की, कि भाई इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है यूके का, वो कहाँ से आया और कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, तो उसमें सबसे पहले अगर आप एक बात समझ लें कि जो आइन है यूके का, ये अनरिटन फॉर्म में है, यानी कि ये लिखा हुआ नहीं,
इस बात को समझ रहे हैं? लिखे हुए से मुराद ये है कि लिखा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जैसे पाकिस्तान का है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको एक टाइम आएगा जब एक खास डेट होगी, उस डेट के ऊपर क्या किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा, ठीक है, और ये लागू हो जाएगा, यानी 14 अगस्त 1973 को जो है ये क्या होगा जी, ये लागू हो गया। तो इसका मतलब ये जो है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि आज से, यानी कि 14 अगस्त से 1973 से इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चलेगा। लेकिन यूके के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि इसकी जो डेट है एग्जीक्यूशन की ऐसी कोई मौजूद नहीं, क्योंकि उनका रिटन फॉर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही मौजूद नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिनको फॉलो करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि वो मुल्क जिसने दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिए, ठीक है, इवन पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज आप देख ले वो मैक्सिमम यूके बेस है, तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं। तो अब उसमें हम देखते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है यूज़ करते हैं, क्या क्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन चलता रहा मुल्क के अंदर। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है मैग्ना कार्टा, जिसको कहा जाता है द ग्रेट चार्टर, यानी दुनिया ये मानती है कि दुनिया का ये पहला कानून है मैग्ना कार्टा, जिसके अंदर अवाम को जो है वो कुछ हक दिया गया, यानी कि एक चार्टर था जो बादशाहत के बीच में और अवाम के बीच में था, और ये सबसे पहले 1215 के अंदर यूके ने साइन किया, जिसको अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज़ करता है इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद है जी पेटिशन ऑफ राइट्स 1628, यानी 1628 के अंदर एक और जो है बिल पास हुआ पेटिशन ऑफ राइट्स के नाम से, ये भी आवाम के लिए था, क्योंकि जो भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ रहा है, ये जो लॉज हैं एक्चुअली में बादशाहत थी यूके के अंदर, ठीक है। तो उस अभी भी बादशाहत है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाहत है, तो अब बादशाह के बीच में और अवाम के बीच में जो है अब तवाज़ुन रखने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए क्या ज़रूरी था कि कुछ लॉज ऐसे भी हों कि जो बादशाह से हट के अवाम को भी फ़ायदा दे सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से कुछ राइट्स मिले यूके की आवाम को। थर्ड पे है जी बिल ऑफ राइट्स 1689, यानी 1689 के अंदर जो है ये बिल पास किया गया, और ये बिल भी जो है आवाम के लिए था। उसके बाद अगर बात करें तो कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये, यानी कि कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये कि रिवायती जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। रिवायती कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये रिवायात के ऊपर जो है वो चलता है। यूके को माना जाता है कि ये एक रिवायत पसंद कौम है, तो रिवायत पसंद कौम होने की वजह से अब जैसे कि अब अगर बात की जाए बादशाहत की ही, तो बादशाहत का इस टाइम पे कोई रोल नहीं यूके के अंदर, ठीक है, सिवाय इसके कि वो एक सेरेमोनियल हेड है। तो क्यों सेरेमोनियल हेड है? क्योंकि उनकी रिवायात के अंदर मौजूद है कि वो बादशाहत के निज़ाम को सदियों से चला आ रहा है, तो उसे वो मेनटेन रखना चाहते हैं, इस वजह से जो है वहाँ पर बादशाहत मौजूद है। अदरवाइज उसका कोई प्रैक्टिकल काम नहीं सिवाय फोटो सेशंस करवाने के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कन्वेंशनल लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कन्वेंशनल है कि रिवायात जो उनके मौजूद हैं उनके मुल्क की, उसको एज ए लॉ जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें अब कैसे है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल हैं, जो ये ऊपर जिनकी बात की। इसके अलावा जो एक्स पार्लियामेंट ने कभी जो पास किए किसी भी टाइम पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको वो यूज़ करते हैं जी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कभी आए फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, तो उसको वो यूज़ करते हैं। जैसे एक शख्स ने अगर कत्ल कर दिया, ठीक है, अब कत्ल की सज़ा क्या है जी, कत्ल की सज़ा अगर हम कहते हैं फांसी है, ठीक है, तो अब फांसी किसी जज ने उसे फांसी दी, यानी कि कोई जुडिशियल डिसीजन आया कि इस शख्स को फांसी दे दो, तो नेक्स्ट टाइम जब किसी ने कत्ल किया तो उसको दोबारा से फांसी दी गई, क्योंकि रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब एक काम कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली अब क्योंकि जुडिशियल डिसीजन बन गया, डॉक्यूमेंट्स में आ गया, सो इट्स मीन अब यूके वाले उसी को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से इनका यानी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है कि एक पूरे का पूरा एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने ये नहीं कह सकते कि यूके के अंदर मौजूद है जिसको फॉलो किया जाता है जैसे पाकिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की, कि भाई इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी जो है वो खुसूसियात हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, यूके के कॉन्स्टिट्यूशंस की। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनरिटन है, यानी कि ये लिखा हुआ नहीं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लिखा हुआ नहीं है। दूसरा जी, क्यों लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि नो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसके कोई लागू होने की डेट नहीं। जब लिखा हुआ ही नहीं, जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं, तो उसकी डेट जो है वो कैसे होगी कि भाई फ़लाँ डेट को उसे जो है वो एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा ही है। इसके अलावा ये कन्वेंशनल बेस है, और कन्वेंशंस क्या हैं, उनके जो कस्टम्स हैं और उनके जो कल्चर है, यानी कल्चर और रिवायात जो है ये मिल के जो उनके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो भी उसने भी आइन के अंदर एक जगह बनाई हुई है, जैसे मैंने बादशाहत का जिक्र किया, ठीक है। इसके अलावा क्या है जी, ये एवोल्यूशनरी है। एवोल्यूशनरी मतलब ये इर्तिका पजीर है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। अब जैसे हमने देखा सबसे पहले 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा हुआ, उसके बाद 1628 के अंदर जो है बिल ऑफ पिटिशंस हुआ, फिर 1689 के अंदर जो है वो बिल ऑफ राइट्स हुआ। तो इस तरह मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ता गया,
ठीक है, और अब ये डॉक्यूमेंट इस तरह मौजूद है। अच्छा, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल से मुराद जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कोई भी लॉ पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए असम्बली के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूके के अंदर क्या है कि फ्लेक्सिबल है, असम्बली मौजूद है, अगर आपने कोई बिल पास करवाना है और मेजॉरिटी उसको हासिल है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है जी। यानी वो बिल क्या होगा जी, वो पास होगा, उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा तरद्दुद नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि अगर यूके के अंदर एक बिल पास किया जाता है, बिल पेश किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से, जरा बात को समझिएगा कि अगर बिल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या कैबिनेट की तरफ से पेश किया जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो असम्बली है वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, तो नतीजे के तौर पे सबको घर जाना पड़ेगा। ये एक बड़ा टफ जो है यहाँ पे सिचुएशन है। अच्छा, यूनिटरी स्टेट है यानी वहदानी रियासत है, एक ही लॉ जो है वो फॉलो होता है। अच्छा, पार्लियामेंट्री है यानी कि पार्लियामेंट्री से मुराद ये है कि पार्लियामेंट है वहाँ पे मौजूद है यूके के अंदर और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन के अंदर एक है जी हाउस ऑफ कॉमन्स, जो लोअर हाउस है जिसे हम कौमी असम्बली पाकिस्तान के अंदर कहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है जी हाउस ऑफ कॉमन्स, आम लोगों के लिए वो जो है ना असम्बली है, ठीक है। और दूसरा जो अपर हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। वहाँ पे लॉर्ड्स जो हैं वो जो पुराने ज़माने के जो लॉर्ड्स थे, जो एरिस्टोक्रेट हैं यूके के अंदर, ठीक है, जो टॉप लेवल पे हैं, उनको सिर्फ यहाँ पे सेरेमोनियल जो है पोजीशंस दी जाती हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। एक्चुअली में जो सारी पावर है वो कहाँ पे है जी, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ही है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं सोवरेनिटी जो है वो पार्लियामेंट की है, मतलब सोवरेनिटी जो है, हाकिमियत जो है वो अवाम के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास है तो पार्लियामेंट में अवाम है, अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इट्स मीन के जो सोवरेनिटी है वो अवाम की है, वहाँ पे वोटिंग सिस्टम है। अच्छा, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने बात की कि वहाँ पे बादशाहत भी है, ठीक है, यानी बादशाह भी मौजूद है, जैसे अभी मलका एलिज़ाबेथ मौजूद है वहाँ पे, तो मलका साहिबा भी मौजूद हैं, और साथ में जो है वो पार्लियामेंट्री भी है कि पार्लियामेंट भी है। पार्लियामेंट क्यों होगी, पार्लियामेंट तब होगी जब आइन होगा, ऐसा ही है। तो मलका बादशाह कब होगा, जबकि वो एक पूरे का पूरा विरासती निज़ाम जो है वो चला आ रहा है, तो इन्होंने दोनों को जो है कॉम्बो बनाया हुआ है, मिक्सचर जो है। तो मलका भी जो है मौजूद है, वो भी मज़े कर रही है, और पार्लियामेंट जो है वो अपने डिसीजंस लेती है। लेकिन एक्चुअली में जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। लॉ की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है बाय लॉ, ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशंस की जो पावर है वो मलका के पास है, कि कहा यह जाता है कि मलका के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मलका सब कुछ करेगी एक्चुअली में, ठीक है। वो एक रिस्पेक्ट है कि भाई वो मलका के बगैर कुछ नहीं होता, एक ओहदा मौजूद है, अदरवाइज लॉ के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ही बिल पास करती है। अच्छा, पार्टी सिस्टम मौजूद है वहाँ पे, और जो है 2 पार्टी सिस्टम जो है वो ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। अच्छा, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया जी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं मौजूद हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो हम जानते हैं कि यूके में हैवानों के भी हैं, तो इंसान तो फिर इंसान है, ठीक है। और इसको मदर कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, यानी कि ये जो है ये दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस की अम्मी है, ठीक है, कि दुनिया को जो कॉन्स्टिट्यूशंस मिले वो कहाँ से मिले, वो यूके से मिले या यूके के फिलोसोफर्स से मिले, उनके थॉट्स से मिले, ठीक है। तो ये कुछ की फीचर्स जो हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम के हैं। अब अगर इनको 1 बाय 1 डिस्कस करें ब्रीफली, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं द ब्रिटिश मोनार्की की, कि भाई जो ब्रिटिश है, जो यूके है, वहाँ पे जो बादशाहत है वो किस तरह की है, ठीक है, जो मलका हैं वो किस तरह एंजॉय करती हैं, तो बिल्कुल ये लाइक प्रेसिडेंट यानी कि सदर की तरह। अब जैसे कि अगर बात करते हैं पाकिस्तान की ही, लेट सपोज, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अपर हाउस और लोअर हाउस, ऐसा ही है। और जो मुल्क का पूरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, सदर साहब हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जो पावर्स हैं वो सारे के सारे पीएम के पास हैं, तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे पीएम तो मौजूद है यूके की सिस्टम के अंदर, ठीक है, पीएम मौजूद है, लेकिन जो सदर है, सदर मौजूद नहीं, सदर की जगह बादशाह या मलका जो है वो मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे सदर मौजूद नहीं। तो ये आपको सामने मलका साहिबा नज़र आ रही हैं अपने शहजादे के साथ। तो एक्चुअली में जो भी बादशाह होगा उसका जो बड़ा बेटा होगा उसको ये मिलता है, लेकिन क्योंकि मलका एलिज़ाबेथ जो हैं तो ये बड़ी थी, बेटी थी, बेटा कोई था नहीं, तो इस वजह से फिर इनके हाथ जो है ये बादशाहत चढ़ी। अच्छा, अब ये एक विरासती है, यानी कि विरासत के तौर पे जो है ये मिलता है, जैसे मैंने कहा कि भाई जो भी बड़ा बेटा होगा तो उसी को मिलेगा। इसके अलावा ये एक ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर जो है ये बेस करता है, ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर, यानी कि रिवायत है ना। अब जैसे कह दिया कि रिवायत है किसकी, बादशाहत की। अब उनके मुल्क में सदियों से बादशाहत चली आ रही है, एंग्लो सेक्शन टाइम से, ठीक है, तो उस टाइम पे वो मानते हैं, बस इसको इज्जत देते हैं, एक मकाम मौजूद है उनका। अच्छा,
और इसके अलावा ये नीड है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की नीड क्यों है, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि सदर होता है, ठीक है, वो हेड है, प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क का हेड है, तो यहाँ पे मलका जो है वो मुल्क की हेड है, उसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ के जो अफेयर्स हैं मलका जो है ये देखती हैं, तो उनको भी ये फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से जो कॉमनवेल्थ की वो कंट्रीज जो कि कॉलोनीज थे किसी ज़माने के अंदर, ठीक है, जो कि ज़माने के अंदर कॉलोनीज थे, तो वो कॉमनवेल्थ के तकरीबन कंट्रीज़ हैं, तो उनको जो है भी हेड करती हैं मलका। अब अगर बात करें पावर एंड फंक्शंस की, तो जैसे मैं कह चुका हूं कि एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सारे का सारा जो इख्तियार है, जो टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंट्रोल है, वो मलिका के पास है। आपको ये नजर आएगा क्योंकि हर चीज़ वहां पे प्रैक्टिस किसके नाम के ऊपर हो रही है, मलिका के नाम के ऊपर हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ये सेरेमोनियल है, ठीक है, इसका सिर्फ नाम यूज़ किया जा रहा है। जो असल में पावर है वो किसके पास है, वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जो है वो असल पावर मौजूद है। तो उसमें अगर बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, खास करके जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, चर्च के हेड्स की अपॉइंटमेंट्स हैं और मिलिट्री की अपॉइंटमेंट्स हैं, और सारी की सारी मलका के नाम के ऊपर होती हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है उसके अंदर जो लॉ मेकिंग है वो सारी की सारी जो है ना एट दी एंड लॉ तभी बनेगा जब जो है वो मलका उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, तब जाके लॉ बनेगा, अदरवाइज वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जी डिसोल्यूशन जो है, यानी जब पीएम एडवाइस करेगा तो मलका साहिबा असम्बली को डिसॉल्व कर देंगी, ठीक है, ये पावर उनके पास मौजूद है। जुडिशियल फंक्शंस में जजेस को अपॉइंट करती हैं, ठीक है, जब पीएम एडवाइस करेगा तो पीएम की एडवाइस के ऊपर जजेस जो हैं उन जज साहिबान को भी जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। रिलीजियस फंक्शंस में क्या है, चर्च की हेड है मलका, और इसके अलावा चर्च के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी मलका खुद करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इनके पास क्या है जी, ये इनके पावर्स और फंक्शंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी द ब्रिटिश पीएम की, कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास कितनी पावर्स हैं। तो जैसे मैं कह चुका हूं कि सारे का सारा जो सिस्टम है वो बेस करता है पीएम के ऊपर, क्योंकि पीएम क्या है, वो हेड है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सारे की सारी एडमिनिस्ट्रेशन पीएम ही रन करता है। लेकिन एक मजे की बात क्या है कि जो पीएम साहब हैं, यानी कि जो वजीर आजम हैं यूके के अंदर, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं उस तरह से जिस तरह से दूसरे मुल्कों के अंदर मौजूद है। उसकी वजह क्या है कि अगर बैकग्राउंड की बात की जाए कि पस मंज़र क्या है कि पीएम की पोजीशन कैसे आई, तो क्योंकि यूके के अंदर तो बादशाहत है, तो बादशाहत के अंदर जो है वो पीएम का तो सिस्टम है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये एक कन्वेंशनल पोस्ट है, आपको ये समझना है। ये एक रिवायत के तौर पर, रिवायत के तौर पर क्या है कि जब भी यूके का कोई बादशाह होता तो उसके नीचे जो वजीर होता, जिसको हम कहते हैं ना बादशाह का वजीर, ठीक है, तो वो जो वजीर होता बादशाह को जो असिस्ट करता, जिसको कहते हैं सीनियर मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि सीनियर है, बाकी जूनियर है और ये सीनियर है, तो वो जो सीनियर मिनिस्टर होता, ये वजीर होता, बादशाह को असिस्ट करता, तो वो प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है। वो जो हम किस्से कहानियों में सुनते हैं ना, एक्चुअली में हमें यहाँ पे नजर आता है कैसा ही है। अच्छा, किंग्स एडवाइज़र और हेल्पर के तौर पे काम करता था स्टार्ट के अंदर, ये जो वजीर था, सीनियर वजीर, और फिर खास करके कोई ऐसा किंग कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो ये उसके तौर पे भी काम करता था। ऐसा नहीं कि यूके के अंदर सारे वही बादशाह है जिनको इंग्लिश बोलनी आती थी, ठीक है, तो उसमें वो उसकी हेल्प करता, डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको सारे के सारे तरमीम करता, चेंज करता, या कोई अपॉइंट करता, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते तो किंग तो खुद नहीं करता था, ठीक है, तो नतीजे के तौर पर कौन करता, वजीर साहब करते। तो इस तरह से ये वजीर आजम की जो है पोस्ट बनी, और 1937 के अंदर क्राउन एक्ट पास हुआ ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर को रिकग्नाइज किया जाने लगा यूके के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए अपॉइंटमेंट और रिमूवल की, तो रिमूवल तो जैसे मैंने कहा कि भाई रिमूवल कैसे होगा, कि रिमूवल तभी होगा जिस टाइम पे, सॉरी, ये इसकी पावर्स भी हैं, और इसका रिमूवल इस तरह से होगा कि जिस टाइम पे जो है असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो जाहिर बात है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और अपॉइंटमेंट जो है वो उसी की होगी जिसकी जो है वो ज़्यादा जो है वो सीट्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर और फंक्शंस की, कि ब्रिटिश पीएम की क्या पावर और फंक्शंस हैं। तो जैसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है, ठीक है, वो सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका मतलब इसी के पास पावर ज़्यादा हैं। हेड ऑफ द हाउस है, सबसे पहली बात ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसका हेड कौन है जी, प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ द कैबिनेट जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर है, और ब्रिटिश कैबिनेट जो है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है दुनिया के अंदर। अच्छा, ये एक ब्रिज का काम करता है मोनार्क के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में, यानी कि एक साइड पे पार्लियामेंट है और दूसरी साइड पे जो है वो बादशाहत है, तो इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज का काम कर रहा है, कौन कर रहा है जी, पीएम साहब कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, फॉरेन अफेयर्स जो है उसको डील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस के अफेयर्स जो है उन सबको डील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये इनकी पावर्स हैं। एक्चुअली में मैंने कहा सारी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं यूके के सिस्टम के अंदर, लेकिन वो सारी प्रैक्टिस किसके नाम के ऊपर करते हैं, मोहतरम मलका साहिबा के नाम के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी द कैबिनेट की, कि जो कैबिनेट है यूके के अंदर, इसको कहा जाता है जी कि ये सबसे पावरफुल कैबिनेट है दुनिया के अंदर, यानी कि दुनिया में सबसे पावरफुल कैबिनेट कहीं मौजूद है तो वो यूके के सिस्टम के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये पावरफुल क्यों है, उसमें सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये कैबिनेट है और इस कैबिनेट के अंदर जो है वो वजीर मौजूद हैं। तो अब कोई भी वजीर जो है अगर वो कोई बिल जो है वो पेश करता है असम्बली के अंदर, ठीक है, और वो बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मतलब गवर्नमेंट जो है, हुकूमत, उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बिल उसका पास नहीं हुआ ना, इसका मतलब हुकूमत को मान नहीं रहा, तो नतीजे के तौर पे क्या है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो चली जाएगी। तो उसका मतलब कोई भी जो मिनिस्टर है वो सारे का सारा जो है वो उसके ऊपर मलबा नहीं आएगा, बल्कि सबके ऊपर ही वो आएगा। सो इट्स मीन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं, मिलकर चलना पड़ता है इन्हें। दूसरा क्या है जी, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी वजारत है, ठीक है, तो उस वजारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस वजीर की है। अच्छा, इसके अलावा कैबिनेट की जो कमेटी है उसके अंदर जो है कैबिनेट की कमेटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी किसके पास मौजूद है जी, वो कैबिनेट के पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास ये भी इख्तियार है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये इसको एक किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक छोटी कैबिनेट है। अगर 80 मिनिस्टर मौजूद हैं लेट्स सपोज, तो उनमें से जस्ट 20 जो हैं वो क्या होंगे जी, वो किसके अंदर मौजूद होंगे, कैबिनेट के अंदर, यानी काबीना के अंदर चुने हुए लोग मौजूद होंगे सिर्फ और सिर्फ। तो नॉर्मली एक कैबिनेट होती है, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर एक कैबिनेट है 30 लोगों की, 30 लोग जो हैं वो वजारत के अंदर, काबीना के अंदर मौजूद हैं, तो उन 30 से मशवरा तो होगा ही होगा, लेकिन जब भी हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातचीत करेंगे तो वो किससे करेंगे, वो 5 से 6 लोगों से वो बातचीत करेंगे। ठीक है, 5 या 6 लोग ऐसे खास लोग होंगे जो हर मशवरे के अंदर शामिल होंगे। तो ये जो 5 से 6 लोग हैं इनको क्या कहा जाएगा, किचन कैबिनेट, कि ये वो खास लोग हैं जिनसे पूछ के हर खिचड़ी बनाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अब यहाँ पे तो हर हुकूमत के अंदर सेपरेटली किचन कैबिनेट होती है, लेकिन यूके के अंदर जो कैबिनेट है वो है ही किचन कैबिनेट के, उसमें इतने चुने गिने लोग हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसका भी कोई लीगल स्टेटस मौजूद नहीं, सिर्फ कन्वेंशंस के अंदर मौजूद है कि बादशाह जो है उसके नीचे क्या है जी, वजीर होते हैं। ठीक है, बादशाह के वजीर बैठे होते हैं उसकी साइडों पे, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे मौजूद हैं, अदरवाइज क्या है, कोई लीगल स्टेटस मौजूद नहीं। बात करें अगर फंक्शंस की और पावर की, तो उसमें सबसे पहले एग्जेक्टिव फंक्शन है कि अब कैबिनेट जो है वो सारे के सारा मुल्क चलाती है। ऑब्वियसली कैबिनेट जब वजारतें चलाती है तो वजारतें मुल्क के अंडर आ रही हैं, तो उसका मतलब क्या है, एग्जेक्टिव फंक्शन है सारे के सारे। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं क्योंकि कमेटी खुद बनाते हैं, बिल्स ये पास करवाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि लेजिस्लेशन की पावर्स भी इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, बात करते हैं पार्लियामेंट की, कि यूके के अंदर जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो जो है वो क्या है, उसके क्या जो है वो पावर फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो 2 हाउसेस हैं। लोअर हाउस को कहते हैं जी हाउस ऑफ कॉमन्स, जहाँ पे 650 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं आवाम के वोटों से। ठीक है, इनका इलेक्शन के थ्रू जो है इनका इंतखाब होता है। अगर बात की जाए हाउस ऑफ कॉमन्स की फंक्शंस की, तो जैसे कैबिनेट को जो है वो कहा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा पावर दुनिया में जो है वो यूके की कैबिनेट के पास है, तो इसी तरह से माना जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक्चुअली में हाउस ऑफ कॉमन्स ही पावरफुल है यूके के अंदर, क्योंकि यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसकी तो इतनी पावर है नहीं, वो तो सिर्फ सेरेमोनियल है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स की जो है वो पावर मौजूद है। उसमें लेजिस्लेटिव की पावर है सबसे पहले, यानी कि कानून जो बनाया जाता है वो कानून कौन बनाता है जी, वो बनाता है जी असम्बली, पार्लियामेंट बनाती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूके की पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन जो लॉ बनाएगा उसको किसी कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो सबसे ऊपर जो है यानी कौन मौजूद है, वो लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट मौजूद है। अच्छा, अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी है वो क्या करेगा जी, वो हाउस ऑफ कॉमन्स करेगा। एग्जेक्टिव जितना भी है किसी भी को बुला के किसी इदारे को, किसी वजारत को पूछा जा सकता है, इसका मतलब ये है एग्जेक्टिव फंक्शन है इनका। अच्छा, फाइनेंशियल जो है कोई बिल पास होगा, मनी बिल अगर कोई पेश किया जाता है या बजट पेश किया जाता है, तो वो सारे का सारा क्या होगा, वो भी इनके पास पावर है कि उसे पास करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सही मानों में पावरफुल है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की, जिसकी तादाद है 792, और ये 792 इनमें से 240 जो है वो इलेक्टेड हैं और 15 साल इनकी टर्म होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आप नाम से ही समझ लें कि ये एक सेरेमोनियल हेड है, कि वो पुराने ज़माने के बादशाहत के ज़माने के जो लोग थे, यानी बादशाहत के ज़माने के लोगों से मुराद कि जो उसकी जेंट्री थी या ख़ास करके जो इलीट थी, ठीक है, वो इलीट जो है यहाँ पर बैठती है और बगैर इलेक्शन के उसको बिठाया जाता है। इसी तरह से जो चर्च है, चर्च के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से वो लोग जिन्होंने किसी
यानी कि कोई सक्सेस अचीव की होती है, कोई साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है, जिनको जो हैं तो उनको यहाँ पे जो है मेंबरशिप दी जाती है। तो यहाँ पे वो लोग होते हैं जो यूके के एरिस्टोक्रेट हैं, जो यूके के टॉप लेवल पे आते हैं, उनको यहाँ पे जो है वो मेंबरशिप दी जाती है और 15 साल के लिए होती है, जो कि नॉन रिन्यूएबल होती है। और इसी तरह से जो खास करके बादशाह की फैमिली के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे तकरीबन 96 लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं यहाँ पे, जो बादशाह की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब फंक्शन क्या है जी, सेरेमोनियल हाउस है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई बिल पास होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, यहाँ पे कोई बिल पास हुआ और उस बिल को जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड सिर्फ रोक सकता है, डिले कर सकता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई बिल पास होगा, उसका रिव्यू होगा, और ये कन्वेंशनल है कि रिवायत है कि वहाँ पे ऊंचे लोगों को जो है ना, जो भी उनकी एलीट है उसको वहाँ पे किसी न किसी तरह से पोजीशन में रखा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होगा कि जैसे बाकी ममालिक के अंदर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे भी है वहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले जो है वो बिल को तैयार किया जाएगा, ठीक है। बिल को तैयार कौन करेगा? वजारत तैयार करेगी, जो भी वजारत होगी जिससे रिलेटेड होगा वो बिल तैयार करेगी। उसके बाद उसकी रीडिंग होगी, यानी असम्बली के अंदर जो है उसकी रीडिंग होगी, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उसकी रीडिंग है। उसके बाद अदर हाउस यानी कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है वो चला जाएगा, वहाँ पे उसके ऊपर बातचीत होगी, गो कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं। उसके बाद वो मलिका साहिबा के पास जाएगा, ठीक है, और मलिका साहिबा उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगी और उसके बाद क्या है वो अप्रूव हो जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। बात करते हैं जुडिशरी की कि अदलिया जो है कैसी है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अदलिया वहाँ पे आज़ाद है और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने क्या करते हैं जी, प्रैक्टिस करती है अपनी आज़ादी को वहाँ पे, क्योंकि यूके का जो कानून का निज़ाम है उसको पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। सबसे पहले अगर फीचर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस है, यानी कि आज़ादी है उसकी, इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है वहाँ पे ऐसा नहीं कि अमीर और गरीब जो है उसके लिए अलग अलग हो, सबके लिए जो है वो एक ही लॉ है। तो लॉ जो है वो फिर कानून अंदा होता है। वहाँ पे एक्चुअली में यूके के अंदर जो है वो कानून अंदा है, अदरवाइज तो हम सिर्फ ये सुनते ही हैं। पार्लियामेंट्री कमिश्नर मौजूद है वहाँ पे, यानी कि हाईएस्ट जो अगर वहाँ पे यूके के अंदर बात की जाए कोर्ट की तो पार्लियामेंट्री कमीशन होता है, ठीक है, कि कोई भी अगर अपील करनी है एट दी एंड वो कहाँ जाएगी? पार्लियामेंट्री कमीशन के पास जाएगी। इनरिचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका काम क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशन को इनरिच करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में तो है नहीं, तो इसका मतलब उसको जो है वो उसको सेव रखना, उसको इनरिच करना, इसका काम है जुडिशरी का। वहाँ पे सॉलिसिटर्स होते हैं और बैरिस्टर्स होते हैं। बैरिस्टर वो हैं जो जज के सामने पेश होते हैं, जो केस लेते हैं, और जो लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं उनको सॉलिसिटर्स कहा जाता है वहाँ पे, ठीक है, वकील। अच्छा, क्रिमिनल कोर्ट्स, अब कोर्ट्स की अगर बात की जाए तो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, क्राउन कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस के लिए हैं, क्राउन कोर्ट्स हैं उसके बाद इससे यानी कि अपर लेवल के। अच्छा, कोर्ट्स ऑफ अपील वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे अपील की जा सकती है वो कोर्ट मौजूद हैं। अच्छा, कंट्री कोर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं और हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे मौजूद है, जैसे हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिविल अपील कोर्ट्स मौजूद है वहाँ पे, जो सिविल लोग जहाँ पे अपील कर सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर फिर जो है मौजूद है ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब जो सबसे हाईएस्ट, जैसे पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर सदर साहब के पास जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, यहाँ पे पूरा एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है लॉर्ड्स का, ठीक है, लॉ लॉर्ड्स जिसे कहा जाता है, यानी कानून के जो लॉर्ड्स हैं वो उनका बना हुआ है, तो यहाँ पे उसके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, रीजनल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो रीजनल गवर्नमेंट के अंदर जी सबसे पहले जी रीजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद कम्युनिटी काउंसिल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और कम्युनिटी काउंसिल्स के अंदर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉच हैं और सिटी हैं, यानी कि ये 3 लेवल हैं। और इनका जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है बहुत ही लो लेवल के ऊपर मौजूद है। इनके जो स्कूलिंग है, जो प्राइवेट जो छोटी प्राइमरी स्कूलिंग है, वो भी जो है वो वहाँ पे कम्यून कंट्रोल करता है, ठीक है, वहाँ पे की जो कम्युनिटी है वो कंट्रोल करती है। उनकी जो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, उनके जितने भी फाइनेंसेस हैं वो सारे के सारे वहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर जो है कंट्रोल होते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है इनका। पार्टीज़ की बात की जाए तो बाई पार्टी सिस्टम है, यानी 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टीज ही जो है वो इक़्तिदार में ज़्यादातर रहती हैं, ठीक है। एक जो है वो लेबर पार्टी है और दूसरी जो है कंजर्वेटिव पार्टी है। अब जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी नॉर्मली सोशलिज्म को प्रमोट करती है, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। ये कहती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएँ और लोगों को जो है वो सहूलत दी जाए, और वेलफेयर स्टेट यानी कि, ठीक है, वेलफेयर स्टेट इनका स्लोगन आप कह ले। दूसरी साइड पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी सरमायादारों को सपोर्ट करती है, सरमायादारों की पार्टी है, ये प्राइवेटाइजेशन को जो है प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजर फ़र्क है। जैसे पाकिस्तान में आप कह ले लेबर पार्टी को, जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी है, अब तो वो भी नहीं, लेकिन खैर इसी नाम के ऊपर बनी थी, और जैसे नून लीग यहाँ पे है जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, ठीक है, इस तरह से। और प्रोग्राम्स तकरीबन सेम है, बाकी ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है, बाकी सेम है, और माइनर पार्टीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो है वो यूके का पोलिटिकल सिस्टम जो है वो यहाँ पर एंड हुआ।